Hello students, myself Gaurav Kamra. Welcome to the class of Social Science. Today we will study History Chapter 1 Glorious India beginning to 1206 AD. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री तीन टाइम पीरियड के हिसाब से हम स्टडी करते हैं यूजुअली, और वो है आपका एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशियंट टाइम पीरियड में आप स्टार्टिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन उससे पहले जो हंटर गैदरर थे, जो इंसान सिर्फ जंगलों में रह के सीधा जंगलों से जो भी प्राप्त होता था, जो भी गेन करता था, उसे खा पी के गुजारा करता था। तो वहाँ से जब हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसके बाद से लेके मुग़ल पीरियड तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत तक जो है वो आपका एंशियंट टाइम पीरियड कहलाता है। मिडेवल में दिल्ली सल्तनत से लेके मुग़ल पीरियड तक, ब्रिटिशर्स के आने तक का जो टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री हम मिडेवल में पढ़ते हैं। और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स के आने के बाद से लेके हमारी इंडिपेंडेंस तक जो भी हिस्ट्री होती है वो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एंशियंट 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 मिडेवल और मॉडर्न, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो इंडिया को पहले के टाइम पीरियड में हमेशा से वर्ल्ड गुरु, गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है, ठीक है। और इंडिया की जो फ़िलोसफी है, इंडिया हमेशा से विश्वास करता रहा है वसुधैव कुटुंबकम की फ़िलोसफी में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की फ़िलोसफी में। ये हमारे आइडियल्स रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है, पूरे वर्ल्ड को फैमिली की तरह ट्रीट करना वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मतलब ये होता है कि प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, यानी कि सभी का भला हो, सभी अच्छी हेल्थ में रहें। ये हमारे आइडियल्स रहे हैं। और इंडियंस की जो टेरिटरी है वो इंडिया में ही नहीं, इंडियंस ने पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी तो जमा कर ही रखी थी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन की जो ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द्वीपांतर। तो इंडियंस रीजन अक्रॉस सी वर नोन एज द्वीपांतर, द्वीपांतर। तो ये इम्पोर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं कि हम इंडिया के जो रूलर थे उन्होंने अलग अलग देशों में अपनी नेवल पावर, यानी कि जो वाटर नेवी से अपना पावर जो है अलग अलग देशों में इस्टेब्लिश की थी, जस्ट एस ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया। तो इसमें सियाम इंडोनेशिया, सियाम आई थिंक थाईलैंड का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चलता रहता था। और पिछली कुछ क्लासों में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इवन उससे पहले हंटर गैदरर, उसके बारे में पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड, वैदिक में प्री वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ये सब लास्ट क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम इस 10th में हम स्टार्ट करेंगे जनपदाज एंड महाजनपदाज। तो जनपद धीरे धीरे देखिए एग्रीकल्चर डेवलप हुई, तो एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद इंसान थोड़ा सा सेटल होने लगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो जो उस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो सेटल होने लगे। अब धीरे धीरे सेटल होंगे तो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को संगठित करने की, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो पहले तो ऑर्गेनाइज हुए यहाँ पे जनपदाज के रूप में,
और बाद में वही जनपद धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए महाजनपद आज के रूप में। तो धीरे धीरे आप समझेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, तो ये सारे डेवलप्ड होते गए। तो धीरे धीरे वो जो एक ट्राइबल नेचर था कि अकेला रहने वाला इंसान का जो एटीट्यूड था वो धीरे धीरे कम होता गया, और वो धीरे धीरे कम होता गया, और उसके बाद से वो जनपदाज में डेवलप होते गए, और धीरे धीरे जनपदाज वर रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपदाज। और जब 6th सेंचुरी BC तक आते आते जनपदाज महाजनपदाज में इवॉल्व हो गए, डेवलप हो गए, जनपद महाजनपद में डेवलप हो गए। एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं कि टाइम पीरियड के हिसाब से सेंटर में अगर जीरो कंसीडर करते हैं, तो आज जैसे अब 2020 चल रहा है, ठीक है, तो जीरो के ऐसे अपने बैक चलते जाएं, 2020 के बाद कभी ना कभी जीरो आएगा। तो जीरो से पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसे अपने बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि 100, फिर इधर अपने जाएंगे तो 500, 1000, तो ये BC कहलाएंगे, जीरो से पहले पहले। दोबारा मैं आपको समझा दूं, 2020 से पहले अगर अपने चलते जाएंगे 2019, 10, 2010, 2000, 1990, तो इस टाइप से जो चलता जाएगा उसमें कभी ना कभी जीरो आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि अभी धरती को बने हुए 2020 साल ही हुए हैं, उससे पहले भी लोग तो एग्जिस्ट करते ही थे ना, उससे पहले भी कुछ ना कुछ डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, रूलर एग्जिस्ट करते थे। तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको आप बोलते हैं BC, ठीक है। जीरो से पहले का टाइम पीरियड को बोलते हैं आप BC, इधर के टाइम पीरियड को आप बोलते हैं BC, और इधर के टाइम पीरियड को आप बोलते हैं AD। BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी, ठीक है, ओके। फिर दूसरी बात एक और हम समझते हैं, सेम चीज़ में जीरो और आज क्या चल रहा है 2020, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद के ईयर को बोलते हैं CE, कॉमन एरा। तो आप चाहे इसको BC बोलो, चाहे इसको BCE बोलो, दोनों सेम ही बात है। इसको AD बोलो या इसको CE बोलो, दोनों सेम ही बात है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब एनो डोमिनी, CE का मतलब कॉमन एरा, और कॉमन एरा से पहले, जीरो से पहले बिफोर कॉमन एरा। तो जो महाजनपदाज की हम बात कर रहे हैं, वो महाजनपदाज का टाइम पीरियड क्या है आप समझ सकते हैं, 600 to 325 BC, ठीक है। तो मतलब अगर आज के कंपैरिजन में चर्चा करें तो आज 2020 चल रहा है, 2020, और उससे पहले भी 600, तो आप ऐड कर लीजिए टोटल कितने साल हो गए, 2020 प्लस 600, 2620, इतने साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 2620 साल पहले की बात हो रही है, अप्रोक्सीमेट 2600 साल की बात पहले की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे अपने देखेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, माइंड में रखना ये भी, ठीक है। अंगुत्तर निकाय के हिसाब से 16 महाजनपद रहते थे, होते थे उस टाइम। 16 महाजनपद में जो इम्पोर्टेंट है, आप उनके कैपिटल्स और उनके नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि काशी इम्पोर्टेंट है, काशी, उसकी कैपिटल थी वाराणसी। कुरु, उसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। आपको बता दूं, कुरु कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें कौरव कुरु से थे, ठीक है। अंगा, ठीक है। मगध, मगध की कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, मगध, उसकी कैपिटल राजगृह थी। इसी हिसाब से आगे अपने चलें तो वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कौशल, कौशल नरेश, दशरथ को बोला जाता है, दशरथ राम, तो उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, अयोध्या थी, ठीक है। तो कौशल भी एक टाइप से क्या था, महाजनपद था, ठीक है।
तो अयोध्या, और अयोध्या को कैपिटल को दो पार्ट में बुद्धिस्ट पीरियड में बांटा गया था। साकेत जो कि नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल थी, और श्रावस्ती जो कि सदर्न पार्ट की कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद पांचाल, ये भी नाम हिस्ट्री में आप बहुत बार सुनते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि पांचाली के नाम से किसको जाना जाता है हिस्ट्री में। अगर आपने रामायण महाभारत कोई देखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि पांचाली के नाम से किसको जाना जाता है। तो कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल अहिछत्र, कैपिटल ऑफ सदर्न पांचाल काम्पिल्य। ठीक है, इसी टाइप से ये मत्स्य राजस्थान की इम्पोर्टेंट है, विराटनगर उसकी कैपिटल है। शूरसेन, अशक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल आपको थोड़ा माइंड में होनी चाहिए। आप याद रखेंगे काशी, कुरु, मगध। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे कौशल, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। तो कुछ आप याद रखिए, सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ आपको याद होनी चाहिए। गांधार भी याद रख लीजिए, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।